Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today we start our first lecture FSC Physics Part 2. Our first chapter is electrostatics. Introduction to electrostatic. Electro mean charge and static mean rest. डेफिनेशन हमारे इस वर्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक के वर्ड से ही हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बन रही है कि चार्जेस जो हैं जब रेस्ट पोजीशन में होंगे उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस. क्या डेफिनेशन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस. जब चार्जेस मूविंग पोजीशन में होते हैं, मूविंग कंडीशन में होते हैं, तो उसे हम फिजिक्स की एक और ब्रांच का नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी. हमारे पास टू टाइप्स की मेन जो है वो टू टाइप्स के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे होता है और प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, फर्दर अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करती है, जो बाद में क्या बनते हैं हमारे पास, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, द फोर्स विच होल्ड्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स और मॉलिक्यूल्स. डिफरेंट चार्जेस जो है वो मिलकर एटम और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ये हमारे पास डेफिनेशन जो है वो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक की और इलेक्ट्रिक फोर्स की. हमारी बुक का फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ. चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ. मैट्रिक में भी हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है, हम चलिए इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं. हमें इस बात का पता है कि हर चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है, चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो. चार्ल्स कूलम्स जो एक साइंटिस्ट था, उसने इसी चीज को ऑब्जर्व किया कि एक जो है चार्ज जो दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है. फिर उसने अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए एक मैथमेटिकल फॉर्म दी जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं. उसने ये लॉ जो है 1784 में दिया था. अब आपको नीचे फिगर में नजर आ रहा होगा कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. फर्स्ट वाली फिगर जिसमें आपको नजर आ रहा है कि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. और दूसरी आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि हमारे पास दो जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं, वो भी सेम चार्जेस हैं, इस वजह से वो भी एक दूसरे को रिपेल करें. जबकि जो नीचे वाली फिगर है उसमें हमें नजर आ रहा है कि दोनों जो हैं वो डिफरेंट चार्जेस हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है. दोनों डिफरेंट चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. और डी जो है वो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को शो कर रहा है कि चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है. ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट यानी Q1 और Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है. डिस्टेंस इनके दरमियान जो है वो हमारे पास क्या है, d स्क्वायर. The force between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between. Now we move to the mathematical form of the Coulomb's law. यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं. Q1 पे भी पॉजिटिव चार्ज है और Q2 पे भी पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें. जबकि दूसरी फिगर में हमारे पास नजर आ रहा है कि एक Q1 पे पॉजिटिव चार्ज है जबकि Q2 पे नेगेटिव चार्जेस है. तो नेगेटिव चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, और R जो है वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को शो कर रहा है. तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ डेफिनेशन. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2, एंड फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस.
यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक को हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया और दूसरी को इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेना है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब हमें इस बात का पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इज इक्वल टू के साइन में चेंज करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जरूर आता है। तो यहां पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज हो रहा है, वो है K, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। नाउ अब हमें यहाँ पे K जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और K क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K की वैल्यू हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो उनके चार्जेस के दरमियान जो है वो नेचर ऑफ मीडियम पे, और दूसरा जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अब K की वैल्यू है वो हमारे पास होती है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये K की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या चीज है। एप्सिलॉन नॉट इज नॉन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज नॉन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म पे। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है। अब आपको यहां पे भी नजर आ रहे होंगे कि हमारे पास अगेन फिगर नजर आ रही होगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, इसी तरह यहां पे जो उल्टी डायरेक्शन है वो यहां पे Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसमें आपने यहां पे आपको नजर आ गया फोर्स के साथ मेंशन किया गया है 2 1 एंड 1 2। अब यहां पे ये क्या चीज है, यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये बात याद रखनी ही है कि जब भी कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है तो उसमें Q2 जिस पे फोर्स लग रही है वो चीज हमने पहले लिखनी है, और जो फोर्स लगा रहा है वो बाद में। अब जैसे Q1 यहाँ पे Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो Q2 पे फोर्स लग रही है, तो जिस पे फोर्स लग रही है वो हमने पहले लिखा, और जो फोर्स लगा रहा है यानी कि Q1 वो हमने बाद में लिखा। इसी तरह इसका यूनिट वेक्टर जो है हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, सेम एज इसी इक्वेशन की तरह। अब यहां पे हमारे पास Q2 है और यहां पे Q1। अब Q2 जो है वो लगा रहा है Q1 पे फोर्स। फोर्स किस पे लग रही है, Q1 पे, इसलिए हमने यहाँ पे 1 पहले लिखा और 2 जो है वो बाद में लिखा है, ठीक है। और दूसरी क्या है, इसी तरह यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर लिखा हमने। सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म लिखने से पहले हम इस चीज को, वेक्टर फॉर्म की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। वो क्या है, F वेक्टर इज इक्वल टू F यानी कि मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर। ये किसी भी वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि F यहाँ पे हम उसका मैग्नीट्यूड शो करते हैं और यहाँ पे यूनिट वेक्टर को शो किया जाता है। नेक्स्ट अब हम इसकी लिखते हैं। अब इसी फोर्स के लिहाज से जो मेन इक्वेशन हमारे पास बनी थी उसमें अब हमने जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसमें लिखना है F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहां पे ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, और यहां पे इसके साथ हमने यहां पे मेंशन किया था यूनिट वेक्टर, वो भी लिख देते हैं R21। ये वाला चीज हमारे पास शो कर रहा है मैग्नीट्यूड को और ये शो कर रहा है यूनिट वेक्टर को। इसी तरह हमारे पास F21 बनी, इसी तरह F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है R12 वेक्टर। अब हमें इस फिगर से नजर आ रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो चेंज है।
इसमें हमारे पास डायरेक्शन इस साइड पे है और इसमें इस साइड पे है। यहाँ पे Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था और यहाँ पे Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि R21 इज इक्वल टू R12, यानी कि हमारे पास क्या है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज है। यहाँ पे माइनस साइन जो है वो हमारे पास शो कर रहा है डायरेक्शन चेंज को। अब R21 की हमने ये लिख दिया कि इस चीज के इक्वल आ रहा है हमारे पास, तो अब ये वाली वैल्यू R21 क्योंकि हमारे पास इक्वल आ रहा है R12 माइनस के, तो हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन अब बन जाएगी F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसलिए यहां पे हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, -R12 यूनिट वेक्टर। इसी तरह अब यहां पे फोर्स से हमें पता चल रहा है कि F21 इज इक्वल टू -F12 के, यानी कि क्या है, फोर्सेस जो हैं हमारे पास इक्वल है, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज है। और यही हमारे पास न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अभी हम तक हमने की है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में हमने देखा कि के जो है वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी की वेक्टर फॉर्म। अब हम मूव करते हैं इसकी इफेक्ट ऑफ मीडियम पे। इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या चीज है कि अगर हम किसी भी दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम को रख देते हैं तो वो क्या करता है, उनके इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो अब हमने इन्हीं इक्वेशंस के जरिए ये फाइंड करना है कि वो उनके इफेक्ट को कितना कम करता है। तो इक्वेशन जो हमारे पास बन रही थी वो क्या थी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहां पे हमने ये चीज ये देखनी है कि मीडियम जो है, हमने ये आपको मैंने भी बताया जैसे पहले कि हमने क्या करना है कि मीडियम जो है वो हमारे पास शो करता है कि वो उसके इफेक्ट को दोनों चार्जेस पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, चाहे रिपल्शन है चाहे अट्रैक्शन है, जब उनके दरमियान में हम मीडियम प्लेस कर देंगे तो वो उनकी इफेक्ट को कम करेगा। तो इफेक्ट को कम करेगा तो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसमें हम क्या करते हैं, F डैश, यहां पे मैंने इसको शो किया है, ये मीडियम यानी कि मीडियम फोर्स को ये शो कर रहा है। उसमें क्या है, फोर्स जो उस पर अप्लाई होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके मीडियम पे, यानी कि ये चीज जो है एप्सिलॉन नॉट R ये शो कर रहा है यहाँ पे उसका मीडियम, कि हमने उसको किस मीडियम में प्लेस किया है, वो अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे पहले बन रही थी, तो इफेक्ट ऑफ मीडियम को हमने F डैश से डिनोट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने उसको क्या कर देना है, उसके मीडियम पे डिवाइड कर देना है। तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, किस पे डिवाइड कर रहे हैं हम, 1/एप्सिलॉन नॉट R। तो F डैश जो है वो हमारे पास आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट R इंटू F। अब यहां से अगर हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट R इज रिलेटिविटी परमिटिविटी, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट R जो है वो है रिलेटिविटी परमिटिविटी, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की R की हम वैल्यू फाइंड करने चाहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू F ओवर F डैश। एट द एंड आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक वीडियो में, आपको नेक्स्ट स्लाइड में हमने दिया हुआ है, एक टास्क दिया हुआ है, वो आपने परफॉर्म करना है। ओके, आई होप आपको सारी डेरिवेशन
समझ आ गई होगी और कूलम्स लॉ की भी समझ आ गई होगी। एट द एंड आपके पास एक टास्क है जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके यूनिट्स फाइंड करनी है। के का फॉर्मूला भी मैंने आपको दे दिया है और वैल्यूज भी बता दी गई हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल परफॉर्म वेल, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।